ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से। जोधपुर रियासत के राजा राव जोधा का दरबार लगा था। तभी नापा सांखला नाम का एक जाट सरदार उनके दरबार में पहुंचा। उसने राव जोधा को बताया कि बलूचों ने जांगल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया है और जांगल के सांखला जाट कमजोर पड़ गए हैं। यदि राव जोधा चाहें तो अपनी सेना भेजकर बलूचों के अधिकार से जांगल को मुक्त करा सकते हैं और उसे जोधपुर का हिस्सा बना सकते हैं। इतिहास की परतों को हटाकर सदियों पुराने राजस्थान को देखा जाए तो जैसलमेर से लेकर भटिंडा तक का मार्ग दिल्ली से मुल्तान जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इसी रास्ते में जांगल भी आता था, लेकिन व्यापारी भूल से भी इस रास्ते से नहीं गुजरते थे, क्योंकि यहाँ की धरती पर दूर दूर तक रेगिस्तान पसरा था। ना पीने के लिए पानी, ना उपजाऊ जमीन और लुटेरों का खतरा था सो अलग। यही वजह थी कि भटिंडा, भटनेर और जैसलमेर में किले बनवाने वाले भाटी राजाओं ने भी जांगल को वीरान ही छोड़ दिया था। ऐसे वीरान जांगल को जीतकर भी क्या फायदा। अगले दिन दरबार में बैठकर राव जोधा इसी बात पर विचार कर रहे थे। इतने में उनके बड़े बेटे राव बीका दरबार में पहुंचते हैं और अपने चाचा रावत कांधल के कान में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। चाचा भतीजे के गुपचुप बात करने का ये तरीका राव जोधा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ताना कसते हुए कहा कि लगता है कि दोनों चाचा भतीजा कोई नया ठिकाना जीतने की योजना बना रहे हैं। ये बात राव बीका और रावत कांधल को चुभ गई। रावत कांधल ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि महाराज की ये इच्छा है तो ऐसा ही होगा। राव बीका जोधपुर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। 30 सितंबर 1465 यही वो दिन था जब 100 घोड़े और 500 योद्धाओं की सेना लेकर राव बीका जोधपुर से जांगल की तरफ निकले। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि वे राजस्थान के सबसे शानदार शहर बीकानेर का इतिहास लिखने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बसा है बीकानेर। इस रंगीली धरती को 1000 हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। बीकानेर मशहूर है अपने राजस्थानी व्यंजनों, गणगौर फेस्टिवल, खूबसूरत हवेलियों, राजस्थानी कल्चर और रीति रिवाजों के लिए। यहाँ का कैमल फेस्टिवल दुनिया भर में मशहूर है। जांगल की धरती पर ये खूबसूरत शहर राव बीका ने ही बसाया था। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर होने वाला काइट फेस्टिवल देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो राव बीका के लिए जांगल जीतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें बलूचों को हराने के साथ ही अलग अलग जाट कबीलों को भी भरोसे में लेना था। यही वजह थी कि जांगल पर हमला करने से पहले राव बीका सीधे मां करणी के पास पहुंच गए। ये वही करणी माता थी जिनके आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर का राज्य स्थापित किया था और रंक से राजा बन गए थे। राव बीका ये अच्छी तरह से जानते थे कि मां करणी के आशीर्वाद के बिना वो जांगल फतेह नहीं कर सकते। इसीलिए वे अपनी सेना समेत उनके पास पहुंचे और उनके चरणों में शीश झुका दिया। मां करणी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरा प्रताप जोधा से भी सवाया होगा और बड़े बड़े भूपति तेरे यहाँ चाकर होंगे। यानी कि मां करणी ने बीका को जोधा से भी बड़ा राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया था। मां करणी के मुंह से निकले इन आशीर्वाद के शब्दों ने राव बीका और उनकी सेना को आत्मविश्वास से भर दिया और करणी के जयकारे लगाते हुए राव बीका ने जांगल पर आक्रमण कर दिया। इतिहास की अनेक किताबें ये बयां करती है कि 15वीं सदी के जांगल प्रदेश में सांखला और अलग अलग जाट समुदायों का शासन था और जांगल की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे आज नागौर नाम से भी जाना जाता है। जांगल का हर ठिकाना जीतने के लिए राव बीका को स्थानीय मदद की जरूरत थी। कहते हैं कि नरा नामक जाट नेता ने राव बीका और उनकी सेना की मदद की।
नरा जाट की मदद की बदौलत ही राव बीका और उनकी सेना ने एक एक करके जंगल के छोटे छोटे ठिकानों को फतेह कर लिया। कहते हैं कि राव बीका और नरा जाट ने मिलकर ये फतेह हासिल की थी, इसीलिए बीका और नरा के नाम पर जांगल प्रदेश का नया नाम बीकानेर रख दिया गया, जिसकी राजधानी बनी कोडमदेसर। 1472 ईस्वी में राव बीका ने कोडमदेसर पर अधिकार करके खुद को राजा घोषित कर दिया। ये वही कोडमदेसर है जहां आज प्रसिद्ध भैरव जी का मंदिर है। कहते हैं कि ये वही भैरव जी की मूर्ति है जो राव जोधा ने जोधपुर से रवाना होते समय राव बीका को मंगवा कर दी थी मंडोर से। उन्होंने राव बीका से कहा था कि जहां पर ये मूर्ति रुक जाए वहीं पर अपने राज्य की राजधानी बनाना। कहते हैं कि ये मूर्ति खुद ही कोडमदेसर में स्थापित हो गई। राव बीका ने इसे भैरव जी की इच्छा माना और कोडमदेसर को बीकानेर की राजधानी बना दिया। कहते हैं कि इस ठिकाने का नाम कोडमदेसर भी राव बीका ने अपनी दादी के नाम पर रखा था। 1465 में बीकानेर राज्य की स्थापना हुई और 1472 में कोडमदेसर इसकी राजधानी बन गया। लेकिन आज का बीकानेर नगर बसा है राती घाटी में। कहते हैं कि अगला कूच राव बीका ने अपनी सेना के साथ राती घाटी की ओर किया। राती घाटी ही वो जगह थी जहां पर अजमेर, नागौर और मुल्तान की तरफ जाने वाले रास्ते मिला करते थे। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी राव बीका ने फतेह कर लिया और इस जीत के बाद एक तरह से पूरा जांगल प्रदेश उनके अधिकार में आ गया। वो साल था 1485 जब राव बीका ने इस जगह पर एक किले की नींव रखी। इसे नाम दिया गया बीका की टेकरी और इसी टेकरी के चारों तरफ 12 अप्रैल 1488 में शहर बसाना शुरू किया गया। राती घाटी के चारों तरफ बसा ये शहर ही आज बीकानेर नगर कहलाता है। 1595 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थार पियो बीका बीकानेर, यानी कि विक्रम संवत 1545 में वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को राव बीका ने जांगल की धरती पर बीकानेर राज्य की नींव रखी। यहाँ ये बात समझने लायक है कि बीकानेर राज्य की स्थापना तो 1465 में ही हो गई थी, लेकिन बीकानेर नगर की स्थापना 12 अप्रैल 1488 में हुई थी। कहते हैं कि इस दिन अक्षय तृतीया थी, जिसे आखा तीज भी कहते हैं, और तब से ही आखा तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। राव बीका ने बीकानेर राज्य को बहुत ही अच्छे ढंग से बसाया। उन्होंने अपने फौज में ऊंटों को शामिल करके सैन्य व्यवस्था को काफी मजबूत कर लिया था। अब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। अपने बेटे की प्रसिद्धि देख राव जोधा भी बहुत खुश थे। बीका ने अपने चाचा के बेटे बीदा को बीदासर का इलाका दे दिया। अपने आसपास के राजाओं से दोस्ती करके उन्होंने अपने नए नवेले राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। पुंगल ठिकाने से दोस्ती पक्की हो जाए, इसके लिए मां करने की सलाह पर उन्होंने पुंगल के राजा की बेटी रंग कंवर से शादी कर ली और इस तरह से बीका ने बड़ी ही समझदारी से अपने सभी दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया। लेकिन इतना यश और कीर्ति फैलने के बाद भी उन्होंने कभी अपने पिता के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। ऐसा कहने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि बीका के चाचा रावत कांधल हिसार जाकर रहने लगे थे। उस समय दिल्ली का सुल्तान बहलोल खां लोदी था। कहते हैं कि बहलोल लोदी के सूबेदार सारंग खां और रावत कांधल के बीच हिसार में जंग हुई और सारंग खां ने उनकी यानी कि रावत कांधल की हत्या कर दी। इसीलिए बीकानेर और जोधपुर की सेना ने एक साथ मिलकर सारंग खां की सेना पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में भयानक जंग हुई और हिसार के पास झांस गांव में सारंग खां मारा गया। इस सैन्य अभियान के बाद अपने अपने राज्य को लौट रही बीका और जोधा की सेना ने द्रोणपुर में डेरा डाला। ये वही द्रोणपुर था जिसे आज छापर के नाम से जाना जाता है और जो ताल छापर अभयारण्य के कारण प्रसिद्ध है। रात का समय था। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से बातें कर रहे थे।
तब राव जोधा ने राव बीका से कहा कि बेटा तू सपूत है, इसीलिए तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। इस पर राव बीका ने कहा कि पिताजी आप आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी। इस पर राव जोधा ने राव बीका से लाडनू का क्षेत्र मांगा और दूसरा वचन ये मांगा कि वो कभी भी अपने भाइयों पर आक्रमण नहीं करेंगे। राव बीका ने ये दोनों ही शर्तें स्वीकार कर ली। राव बीका एक योग्य पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्हें जोधपुर का राज्य नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा बेटा होने के नाते वो अपने पिता की पूज्य चीजें जैसे उनका सिंहासन, ढाल और तलवार आदि अपने पास रखना चाहते हैं। ये सुनकर राव जोधा बहुत खुश हुए। उन्होंने इस बात की सहमति दे दी और दोनों पिता पुत्र अपने अपने राज्यों को लौट गए। राव बीका के जमाने से ही बीकानेर पनपने लगा था। मुल्तान से दिल्ली जाने वाले व्यापारियों के लिए अब बीकानेर एक नया रास्ता बन गया था। इन व्यापारियों से जो टैक्स मिलता, उससे बीकानेर राज्य समृद्ध होने लगा। ये दौर था बीकानेर के विकास का। ये ही वजह थी कि बड़ी संख्या में हरियाणा से आकर व्यापारी भी बीकानेर राज्य में बसने लगे। इन व्यापारियों में मुख्य तौर पर महाराजा अग्रसेन के अनुयायी शामिल थे, जिन्हें अग्रवाल कहा जाता था। ये व्यापारी बीकानेर और शेखावाटी के क्षेत्र में फैल गए और व्यापार से होने वाले मुनाफे से खूबसूरत हवेलियां बनवाने लगे। इसी के साथ ही अलग अलग बनिया कम्युनिटी जैसे कि माहेश्वरी और विजयवर्गीय भी यहाँ बसने लगे। बीकानेर के साथ ही चूरू, सीकर, नवलगढ़ की खूबसूरत हवेलियां भी इन्हीं सेठों की देन हैं। आज भी शेखावाटी और बीकानेर के इलाकों में बड़ी संख्या में इन समुदायों के लोग रहते हैं। अब एक तरफ बीका अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 1489 में राव जोधा की मृत्यु हो गई। जोधा के बाद उनके बड़े बेटे सातल देव राजगद्दी पर बैठे, लेकिन 3 साल बाद ही सातल देव की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1492 ईस्वी में राजा बने राव सूजा। इधर राव बीका पिछले 3 सालों से अपने पिताजी की पूज्य वस्तुएं जोधपुर से मांग रहे थे, लेकिन राव सूजा ने राजा बनते ही उन्हें कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर राव बीका को मजबूर होकर जोधपुर पर आक्रमण करना पड़ा। कहते हैं कि राव बीका हमेशा से ही अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहते थे। यही कारण था कि जब पड़ोसी राजाओं को ये पता चला कि राव बीका जोधपुर पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो वे भी अपनी अपनी सेना लेकर उनकी मदद के लिए आ गए। इस तरह एक विशाल फौज ने मेहरानगढ़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। इतनी बड़ी फौज देखकर राव सूजा घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर युद्ध हुआ तो उनकी हार तय है। इसीलिए उन्होंने अपनी मां जसमादे हाड़ी को मध्यस्थता करने के लिए कहा। कहते हैं कि जसमादे हाड़ी ने राव बीका से मुलाकात की और उनसे कहा, बेटा तू तो बहुत शक्तिशाली है, अगर तू अपने भाइयों को रखना चाहेगा तो वो रहेंगे या फिर वो नहीं रहेंगे। इस पर राव बीका ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि वो अपने पिताजी की पूज्य चीजें लेकर वापस चले जाएंगे। जसमादे हाड़ी ने उन्हें राव जोधा की पूज्य वस्तुएं दे दी और जोधपुर को बिना नुकसान पहुंचाए राव बीका वापस बीकानेर लौट आए। इन वस्तुओं में चांदी का वो सिंहासन भी शामिल था जो राव जोधा कन्नौज से लेकर आए थे। ये उनके पूर्वजों का सिंहासन था जो बीकानेर के किले में आज भी मौजूद है। राव बीका के जीवन की आखिरी बड़ी जंग थी रेवाड़ी की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी और खंडेला के राजा राव रिडमल की सेना को हराकर रेवाड़ी का इलाका भी अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह से 100 घोड़ों की सेना लेकर जोधपुर से निकले राव बीका अब 3000 गांवों के मालिक बन चुके थे। 40,000 वर्ग मील से भी बड़ा इलाका उनके अधीन था। उनके जीवन का आखिरी वक्त शांति से बीता और 17 जून 1504 में सिर्फ 66 वर्ष की उम्र में राव बीका की मृत्यु हो गई। उनके साथ ही उनकी 8 पत्नियां भी सती हो गई थी। राव बीका का बसाया हुआ बीकानेर राजस्थान का एक बेहद खूबसूरत शहर बन गया। वक्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदला।
बीका की टेकरी पर विशाल जूनागढ़ का किला बन गया और रियासत बन गई बीकानेर जिला। लेकिन इस शहर ने राजस्थानी परंपराओं और विरासत को आज भी संजो कर रखा है। आज भी बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर जांगलो नामक गांव बसा है, जिसकी धरती की गहराइयों में बीकानेर के इतिहास की जड़ें पसरी है। कहते हैं कि हजारों साल पहले एक वक्त ऐसा भी था जब जांगल की धरती पर सरस्वती नदी बहती थी और यहाँ हड़प्पा सभ्यता के दौरान बड़े बड़े शहर बने थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ खत्म कर दिया और जांगल वीराना बनकर रह गया। लेकिन राव बीका ने इसे फिर से आबाद किया और उन्हीं के वंशजों ने इस धरती के गौरव को और बढ़ाया। महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल तो बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है। कैसे उन्होंने छप्पनिया अकाल के कहर को झेला, कैसे वे राजस्थान में गंगा नहर लेके आए और कैसे इस नहर ने राजस्थान को जीवन दान दिया। महाराजा गंगा सिंह से जुड़ी तमाम कहानियां मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम जो डेट्स और फैक्ट्स आपके साथ साझा करते हैं वो सुने सुनाए नहीं बल्कि पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित होते हैं दोस्तों। आप खुद उन्हें वेरीफाई कर सके इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्स लिंक भी दिए जाते हैं। मेरी आपसे अपील है कि अगर आप किसी फैक्ट को लेकर डाउट में हैं तो सोर्स लिंक जरूर देखें। आप तक सभी जानकारियां पहुंचाने की हमारी सच्ची कोशिश हमेशा जारी रहेगी। लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।